Yes, friends, a very good morning. Welcome you all to today's session. And today's session, yesterday in the last lecture, we completed with SEBI Act, right? And today we are going to start with. Let me give you the brief understanding of how this SEBI LODR goes. Friends, we know that, or we discussed this, that SEBI is, as far as CA final is concerned, is made up of two parts. One is the SEBI Act 1992 and another is SEBI listing of and disclosure requirements regulations 2000. So SEBI Act 1992 we already ended yesterday and that was very important, friends. And so now today we are going to start with SEBI LODR. Now, friends, for the sake of our understanding, I have bifurcated SEBI LODR also into 6 different parts so that we can understand. And I assure you, friends, अभी तक आपको नोट्स ना मिले हो तो नॉट एन इश्यू, पर मैं आपको हर रोज मॉड्यूल के कुछ पेजेस बताता जाऊंगा जैसे हम करते आ रहे हैं, राइट? एंड उसके बाद या तो आप नोट्स या तो मॉड्यूल में से रीड करोगे तो ऑब्वियसली जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया इट इज 150 टाइम्स ऑफ व्हाट इज गिवन इन दी मॉड्यूल. प्लस फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होगा कि कुछ चीजें मैंने लेक्चर में डिस्कस की है पर वो मॉड्यूल में नहीं है, तो दैट शुड नॉट बी द डाउट. आपका डाउट कब आना चाहिए? जब कोई चीज मॉड्यूल में हो और वो लेक्चर में ना हो. दैट शुड बी द डाउट. इट शुड नॉट बी द डाउट दैट सर आपने तो लेक्चर में डिस्कस किया बट सर उस चीज के बारे में मॉड्यूल में नहीं बताया था. दैट शुड नॉट एट ऑल बी अ डाउट. सो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग आई एम मेकिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ इट. आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू दैट यू कम इन योर नोटबुक. मेरे साथ साथ ही आपको लिखते जाना है. आप नोटबुक में आ जाओ एंड नोटबुक के अंदर फ्रेश पेज पे गिव द हेडिंग सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस एंड मैं जो यहां पे लिख रहा हूं उतना लिखना शुरू करो. पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 Part 3, Part 4, Part 5, and Part 6, as you can see. इस तरीके से हम पूरे 6 पार्ट्स में सेबी एलओडीआर को ब्रेक कर देता है और एक एक पार्ट को हम यहाँ डिटेल में समझें. सो आई रिक्वेस्ट यू दैट यू कॉपी डाउन दिस एंड देन वी स्टार्ट फर्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 1. Part 1, Introduction. Now see,
public company desirous of bringing कोई भी पब्लिक कंपनी जो पब्लिक इश्यू लाना चाहती है वो हमेशा एक या अनेकों रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस को अप्लाई फॉर लिस्टिंग, तो वो हमेशा स्टॉक मार्केट को लिस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे। एंड फिर स्टॉक मार्केट उन्हें क्या करेगा, ग्रांट लिस्टिंग। एंड लिस्टिंग मिलते ही ये जो कंपनीज है वो क्या बन जाएगी, पब्लिक लिस्टेड। एंड वंस द कंपनी बिकम्स अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे हैव टू हैव बेटर ट्रांसपेरेंसी, ग्रेटर कंप्लायंस। एक कंपनी के अंदर जो गवर्नेंस का लेवल होना चाहिए वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, देन यू कैन से ये दोनों के बीच में लिस्टिंग एग्रीमेंट जैसे, राइट, जिसका पालन हर एक लिस्टेड कंपनी को करना ही पड़ता है। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं करती है लिस्टिंग एग्रीमेंट का पालन, तो शायद से उसे क्या होगा, हो जाना होगा डिलिस्टेड होगा। सो फ्रेंड्स, व्हाट्स द इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, पहले आप खाली इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आपको इसका इम्पैक्ट समझाऊंगा। नाउ सी, दो चीजें, the very first, प्राइवेट कंपनी कंपनीज एक्ट का पालन करना है, ये सेबी एलओडीआर का पालन करना है, आंसर इज नो। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी कंपनीज एक्ट का पालन करना है, ये सेबी एलओडीआर का पालन करना है, नो। पर पब्लिक लिस्टेड कंपनी, उसे कंपनीज एक्ट का भी पालन करना है एंड सेबी एलओडीआर का भी पालन करना है। सो आप कह सकते हो कि जो लिस्टेड कंपनीज होगी, दे आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सेबी एलओडीआर अपार्ट फ्रॉम कंपनीज एक्ट 2013। सो पब्लिक लिस्टेड कंपनी needs to mandatorily comply
with additional stringent requirements of SEBI LODR, else A liable for penalty due to non-compliance, and B liable for delisting due to persistent यानी लगातार नॉन कंप्लायंस के कारण पहले तो क्या हो सकता है, पहले तो पेनल्टी लग सकती है, एंड दूसरा क्या हो सकता है, शायद से उसमें डिलिस्टिंग भी। ये दोनों सिचुएशन हो सकती है व्हेन कंपनी डज नॉट कंप्लाई विद सेबी एलओडीआर। तो हर एक कंपनी को सेबी एलओडीआर का पालन निश्चित तौर से करना ही पड़ेगा। एंड बेसिकली अगर आप देखो तो सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, यानी वो कुछ ऑब्लिगेशंस डालते हैं लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एंड लिस्टेड कंपनी को मजबूर करते हैं कि उन्हें रेगुलरली अब बहुत सारे डिस्क्लोजर्स देने होंगे सो दैट द ट्रांसपेरेंसी increases, right? And so the invested and the public who wants to invest into those companies, they'll get the complete up-to-date information with respect to same. So friends, मैं चाहता हूं कि पहले आप इतना अपनी नोटबुक में कॉपी करें। Just copy down. Now friends, जो पूरा पार्ट हमने ये
Share me the message, right? Once that message is received, that company is doing compliance or non-compliance, likewise we can ensure it. So now friends, if you're copied on this, let us try to read some basic portion from the book. Notes. इंट्रोडक्शन, उसमें फर्स्ट पॉइंट सी कैटेगरी, एग्जाम ऐसा नहीं पूछने वाला पर हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए. SEBI LODR 2015 apply to all listed entities and not just listed companies. Thus, body corporates which are not companies are also covered by these regulations. Very important. Apply to all listed entities. SEBI LODR regulations 2000 contain the broad principles with respect to disclosures and obligations of listed entity. So ये basically disclosure के बारे में बात करता है and obligations के बारे में बात करता है. The provisions contained in SEBI LODR regulations 2015 have been aligned with the provisions of 2013 Companies Act. Also related provisions have been aligned and provided at one place. So basically it is aligned with the provisions contained in Companies Act 2013, and the regulations contain the pre-issue obligation as well as post-issue obligations of listed company. Very good. यानी यहाँ लिस्टिंग करवाना उसके पहले भी क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए, दोनों चीजों के बारे में यहाँ पे बात की गई है. The regulation consolidates the existing listing agreement for different segments of capital market into one single document across various types of securities. However, the provision relating to specific type of securities have been contained in chapter. So basically यहाँ पे LODR ने क्या किया है, जो अलग अलग प्रकार के एंटिटीज है उन सब के लिए पहले कॉमन LODR, स्पेसिफिकली जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स चाहिए उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक LODR ऑलरेडी रखा हुआ है. That's how the whole LODR is added. Getting? Then, compliance of this regulations by listed entities, that is timely and accurate disclosures, discharging of enormous responsibilities by compliance officer, board of directors, etc. राइट, यानी ये ऑब्लिगेशन बहुत सारे कंप्लायंसेस करने के लिए कहे गए. एंड फ्रेंड्स, हम ये सारे कंप्लायंस अभी थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं. वुड एंश्योर बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्टेक होल्डर्स. द रेगुलेशंस specified a shortened version of listing agreement which a listing entity is going to execute at the time of listing of its securities. And because of this, SEBI LODR regulations 2015 has replaced the erstwhile, the earlier listing agreement and all circulars stipulating or modifying the provisions of listing agreement. Non-compliance of this regulations would amount to contravention of provision of SEBI Act, and accordingly the consequential penal provisions of SEBI Act would also be applicable. And regulation में खास करके पहले substantive provisions दिए गए and साथ साथ procedural requirements भी दी गई. इस प्रकार से फ्रेंड्स आप कह सकते हो, इस प्रकार से फ्रेंड्स आप कह सकते हो कि सेबी रेगुलेशंस के फीचर्स है. तो फ्रेंड्स, अगर मैं देखूं, अगर मैं लिखता जाऊं साथ साथ आपको समझाने के लिए कि बेसिक क्रक्स आपको क्या याद रखना है.
basic features of SEBI LODR. अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो it is aligned with Companies Act 2013, it replaces and consolidates erstwhile listing agreement and notifications and circulars, यानी जितने भी लिस्टिंग एग्रीमेंट के सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस थे उन सबको वो क्या करता है, मर्ज कर देता है. It contains substantive provisions is in main body, and जो प्रोसीजरियल है वो schedules में, जैसे कंपनीज एक्ट है, राइट, एंड इन कंपनीज एक्ट अलॉन्ग विद कंपनीज एक्ट देयर इज आल्सो you can say schedule. We have Companies Act and we have 7 schedules attached to Companies Act. Very similarly, LODR में भी ऐसा है कि उसके जो substantive जो main provisions है, right, वो उसके main LODR में दिए हुए हैं, and उसके जो procedural attached requirements है, वो सारे requirements कहाँ दिए गए, जो उसके साथ जो schedule attach है, उस schedule के अंदर requirements को दिए गए. So friends, this is the structure, or this is how the new SEBI LODR is made up. राइट मैं चाहता हूं पहले आप इतना लिखे फ्रेंड्स, जस्ट इतना कॉपी करो तो. Now friends, if I talk with applicability, or if I add one more thing, आपने लिखा होगा उसके कंटेंट्स के बारे में बात करें तो ए, it is on listed company, obvious, and
body corporates. So it does not have a limited applicability, unlimited applicability कि यहाँ पे वो क्या करते हैं, नॉर्मल जो आपका लिस्टेड कंपनीज है उनके अलावा जो लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट्स है उनके ऊपर भी इट विल बी एप्लीकेबल. सेकेंड इज it contain broad principles with respect to disclosures by and obligations of listed. I'm not writing just company, but I'm writing right. तो उसके अंदर लिस्टेड एंटिटी के बारे में तीसरा it contains pre-issue ऑब्लिगेशंस, यानी इश्यू के पहले क्या ध्यान रखना है, एंड ऑल्सो पोस्ट इश्यू एप्लीकेशंस. सो दोनों चीज को ये कवर कर लेता है. इट एम्स एट ensuring better corporate governance and protect the rights of state. ये दोनों चीजों में आपको सेबी एलओडीआर गाइडलाइंस हेल्प कर. राइट, सो दिस इज ब्रीफ विच यू शुड रिमेंबर. ये आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपको बाकी सारे जो आंसर्स आएंगे उसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प मिलता जाएगा. तो मैं आपको 2 मिनट देता हूं, पहले इतना खाली कॉपी कर. Now I am going to discuss with you friends the applicability की सेबी एलओडीआर गाइडलाइंस आती कब है, और उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पर मैं चाहता हूं पहले आप ये लिख लो.
Now, let us discuss the Now let us discuss the non-applicability. Sorry. Applicability. ये फ्रेंड्स मैं आपको कहूंगा कि ये एमसीक्यू में भी हेल्प आ सकता है, तो आप उसे लर्न बाय हार्ट कर देना. NODR apply to listed entities whose securities are listed on recognized stock exchange or recognized stock exchanges. And friends, main is this securities कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज अगर एक लिस्टेड एंटिटी इश्यू करे तो ये आता है. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट उसमें आता है सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड, SMEE या ITP. फ्रेंड्स, जो बोर्ड के ऊपर मेन बोर्ड का मतलब क्या, यहां पे लिस्टिंग ऑफ लार्ज कैप कंपनीज यानी जिनका पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल 25 करोड़ या उससे ऊपर हो, वो बड़ी कंपनीज कहलाती है, उनका लिस्टिंग मेन बोर्ड पे होता है. SMEE पे लिस्टिंग ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी जिनका पेड अप पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल 25 करोड़ या उससे कम हो. एंड ITP यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, राइट, जहां पे कोई भी पब्लिक कंपनी शेयर्स का भले इश्यू ना लाई हो, अपने आप को लिस्टिंग ना करो, पर फिर भी वो अपना लिस्टिंग करवा सकती है, यानी विदाउट पब्लिक ऑफर भी वो अपना लिस्टिंग करवा सकती है, राइट. एंड उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स उसमें डील कर सकते हैं. अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ITP के लिए हम लिख सकते हैं it is a platform for startups and SME which do not have their securities listed on RSC and which wants to seek listing on ITP only for informed investors. सो कोई भी प्रकार की स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अगर हम लिस्ट करवाते हैं, फिर वो या तो मेन बोर्ड पे हो, या तो SME के ऊपर, या तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, राइट. SEBI NODR विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल. सो फ्रेंड्स, इतना पहले नोट डाउन करो.
एंड फ्रेंड्स, ये मेन बोर्ड एंड एमएसएमई की जो बात है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में भी डिस्कस करूंगा, तो जिसका देखना बाकी है वो उसमें देखेंगे, और जिसने ऑलरेडी पढ़ लिया तो वो जस्ट जाके वहां चेक करें। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद रिस्पेक्ट टू इट। ओके, फिर दूसरा किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। यानी आप कह सकते हो कि जो शेयर्स में कन्वर्ट ना होने वाले, यानी जिनको रिडीम करने हो, उनके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। नॉन कन्वर्टेबल redeemable preference shares, then perpetual debt instrument, perpetual non-cumulative। ये फ्रेंड्स याद रखना, ये सब क्या है वो तो आप जानती हो, परपेचुअल यानी परमानेंट, नॉन टेम्पररी। तीसरा फ्रेंड्स, इट विल बी एप्लीकेबल इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स, IDR। फ्रेंड्स, ये IDR क्या होता है? नॉर्मली मैं जब भी IDR पूछता हूं तो लोग ऐसा कहते हैं कि इंडियन कंपनी बाहर वाले देशों में जब शेयर इश्यू करे तो इट इज IDR। फ्रेंड्स, इट इज रॉन्ग। इसमें तो क्या होता है, अ फॉरेन कंपनी इश्यू सिक्योरिटीज टू इंडियन इन्वेस्टर्स। जो कंपनी बाहर की है, इन्वेस्टर्स इंडियन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज IDRs। तो IDRs जो होता है उनमें भी खास करके, उसमें भी खास करके तब लिस्टिंग LODR एप्लीकेबल हो जाता है। चौथा आता है सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट। फ्रेंड्स, आप मॉड्यूल और सब जगह देखोगे तो आपको सिर्फ नाम दिए, यहां पे मैं एक एक चीज आपको डिटेल में क्या करता जा रहा हूं, समझाता भी जा रहा हूं। नाउ व्हाट इज सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट? तो फ्रेंड्स, कई बार क्या किया जाता है, कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्रिएट की जाती है। कैसे? बाय सिक्योरिटाइजिंग इंडिविजुअल लोन्स, राइट। यानी यहां पे क्या किया जाता है, इट इज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएटेड by securitizing individual loans। आप कह रहे हो सर, व्हाट इज दिस सिक्योरिटाइजिंग? देन हम ऐसा कह सकते हैं, इश्यूइंग securities which are backed by loans, issuing securities which are backed by loans। यानी लोन्स को रख के उनके बिहाफ पे जब सिक्योरिटी दी जाती है, दैट इज सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स। फ्रेंड्स, ये पूरा आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ, बिकॉज मॉड्यूल या रेफरेंस बुक पे सिर्फ नाम दिए, यहां पे आपको एक एक चीज के क्या करता जा रहा हूं, मैं आपको मतलब बताता जा रहा हूं।
फिर फ्रेंड्स फिफ्थ इज सिक्योरिटी रिसिप्ट्स. याद करो सरफाइशी. इट इज इश्यूड बाय एन asset construction company to raise funds for asset reconstruction to qualified buyers in accordance of securitization and asset reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act 2000. फ्रेंड्स हमने जो सरफाइशी एक्ट में जो देखा था कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी असेट रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए क्वालिफाइड बायर्स के पास से पैसे रेज करने के लिए जो इश्यू करती है, दैट इज व्हाट सिक्योरिटी रिसिप्ट्स. देन म्यूचुअल फंड्स जो है उसकी यूनिट्स. एंड लास्ट इज एनी अदर सिक्योरिटीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी. यानी आने वाले अगर सेबी कोई भी प्रकार के सिक्योरिटीज के ऊपर एलओडीआर को इंप्लीमेंट करना चाहती है, राइट, तो फिर इन दैट सिचुएशन इट कैन ऑलवेज. एंड लास्ट अगर फ्रेंड्स मैं खाली आपको 2 मिनट इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में बता दूं. नोटिफाइड इन गेजेट कौन से दिन को नोटिफाई हुए? 2 सितंबर 15. वहां से 90 डेज के बाद इट विल कम इनटू फोर्स. सो आप कह सकते हो कि 1 दिसंबर 15 इट बिकम्स इफेक्टिव. सो वहां से सबको कंपल्सरीली उसका पालन करना था. ये भी आप खाली चाहो तो आप so this was basically friends we discussed at the initial part. This we discussed at the very initial part with respect to that what will and what will not be applicable. Later on we will keep on adding the things, right, that how the things will go, but you need to remember because this is very important part. Now friends, if we try to look this from the notes so that we end with the very first part. Then this is to be learned by heart by you. So unless otherwise provided, SEBI LODR regulations 2015 shall apply to listed entity. So friends, as I told you, it is not listed company plus all other body corporates also included, whose any of the following selected securities are listed on one or more stock exchanges. So listing होना जरूरी है. फिर खास करके क्या है, अगर आपका मेन बोर्ड पे लिस्टिंग हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो, या फिर आपका आईटीपी पे लिस्टिंग हो, हर एक जगह पे दिस विल बी एप्लीकेबल. इवन टू नॉन कन्वर्टेबल एंड परपेचुअल, ये सब मैंने आपको समझाया.
इवन टू आईडीआर्स. आईडीआर्स क्या था? फॉरेन कंपनी इश्यूइंग सिक्योरिटीज इन इंडिया. सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट. सो जो इंस्ट्रूमेंट्स लोन के बिहाफ पे इश्यू किए जाते हैं वो. फिर सिक्योरिटी रिसिप्ट जो सरफाइशी वाला, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स. एंड एंड में अगर सेबी कोई भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी को लाना चाहता है तो इन दैट सिचुएशन सेबी विल ऑलवेज notify the same. So this was, friends, basically the understanding, right? You need to take care of. So hereby we end up with the first part, the very first part, that was the introduction. Now we need to move towards the second part, that is board of directors. पर मैं चाहता हूँ कि पहले आप इतना खाली एक बार रीड कर लो. Now friends, let us discuss the second part, that is with respect to board of directors. Now as such, this whole part is very important, and why this is very important for understanding also. Then the whole ultimate management of company is done by the directors. So if the directors are not perfect, or if the composition of board of directors means सारे directors अगर घर घर के लोग हैं, तो अगर directors perfect नहीं होंगे तो board perfect नहीं होगा. अगर board perfect नहीं होगा तो उसका management सही तरीके से नहीं होगा. So we want to ensure that we have a perfect combination, a perfect board of directors having a perfect combination, so that the management takes place in a very better manner. So we are in the very first provision in SEBI with respect to composition of. The composition of board of directors of listed entities shall be as follows. The board of directors shall have an optimum combination of executive and non-executive directors with one woman director, and not less than 50% shall be non-executive director. ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा, राइट? तो सबसे पहले एक ये देखते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ. अब इंपॉर्टेंट क्या है ये, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of top 1000 listed companies shall have at least one independent woman director by 1st April 2020. So हमारे लिए अब ये एक important है. तो उसमें वुमन डायरेक्टर नहीं, इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर्स होनी चाहिए. चलो पहले इतना एक बार समझने का प्रयास करते हैं. What is basically, friends, executive and non-executive? When the director is in employment of company, that director is executive, and when the director is not in employment of the company, then that director is considered as non-executive. Board of directors, right? सबसे पहली चीज, इज द कंपोजिशन, एंड आप कह सकते हो ओवरऑल कंपोजिशन. तो उसमें फर्स्ट वो लोग कहते हैं, राइट, व्हाट दिस इज मिनिमम 50% shall be non-executive director. बहुत अच्छा. सो मिनिमम 50% तो क्या होने चाहिए? नॉन एग्जीक्यूटिव होने ही चाहिए. मिनिमम वन वुमन डायरेक्टर. ये उनका बेसिक कंपोजिशन है, राइट, क्या होना ही चाहिए. Then they also specify the requirement of independent woman directors. The requirement of independent woman directors. What they say in that? Then they say top 1000 listed company shall have minimum one
independent directors by 1st अप्रैल 2020। यानी 1st अप्रैल 2020 तक उसके अंदर मिनिमम एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर आ जानी चाहिए। खाली वुमन डायरेक्टर नहीं, एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर। नाउ हाउ फ्रेंड्स वी फाइंड आउट दिस top 1000 listed companies? Then it is based on market capitalization. It is based on what? Market capitalization. How we calculate the market capitalization? So it is number of shares multiplied by मार्केट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस। तो हम हर एक कंपनी, हर एक जो लिस्टेड कंपनी है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन को ढूंढेंगे, उसको हाईएस्ट से लोएस्ट अरेंज करेंगे एंड ऊपर की जो सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप वाली जो 1000 लिस्टेड कंपनीज होगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी। तो उस पर कंपल्सरी एक वुमन डायरेक्टर नहीं, एक इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर होनी ही चाहिए। ऐसा खास करके उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेगुलेशंस में कहा है। तो पहले खाली इतना कॉपी करो, जस्ट कॉपी डाउन फर्स्ट दिस मच। Then friends, if we talk with respect to that, what should be the number of independent directors? The number of independent directors. Then is chairperson of board of directors a regular non-executive director, नो, यानी कि वो रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या? दैट इज chairperson is executive director, तो मिनिमम हाफ shall be इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनमें से मिनिमम हाफ क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बट अगर चेयरपर्सन रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो हम चेक करेंगे is regular non-executive director chairperson a यानी भले वो नॉन एग्जीक्यूटिव है पर क्या वो प्रमोटर है या फिर क्या वो
रिलेटेड टू प्रमोटर है, या फिर क्या वो पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन है। अगर हाँ, मीन्स वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, पर वो एक तरीके से अगर आप देखो तो वो डायरेक्टर्स के साथ कनेक्टेड, कंपनी के साथ कनेक्टेड ही है, तो उसमें हमें मिनिमम कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए? हाफ। एंड अगर ना हो, यानी नॉन एग्जीक्यूटिव है, कोई भी तरीके से कनेक्टेड भी नहीं है, तो मिनिमम 1/3 डायरेक्टर्स ऑफ बीओडी shall be independent director. So that's how the composition goes, right? And here what we mean to say by this related of promoter, एक मिनट मैं आपको लिखवाता हूँ रिलेटेड ऑफ प्रमोटर क्या है, पर पहले खैर आप इतना कॉपी करो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने, जैसा चार्ट बनाओ फिर हम रीड करते हैं। अब फ्रेंड्स व्हाट इज दिस रिलेटेड टू प्रमोटर, वो समझने का प्रयास करते हैं। तो वो डिपेंड करेगा प्रमोटर लिस्टेड कंपनी का कौन है। Is promoter of listed entity a लिस्टेड एंटिटी, यानी जो लिस्टेड कंपनी है जिसके अंदर हमें कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना सोच रहे हैं, उस लिस्टेड कंपनी का प्रमोटर क्या लिस्टेड एंटिटी है, तो उसमें कौन कौन आएंगे? तो उसमें फॉलोइंग शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड। कौन कौन? directors other than directors, other than independent directors, employees, nominees। एंड अगर हमारी जो लिस्टेड एंटिटी है उस लिस्टेड एंटिटी का प्रमोटर अगर अनलिस्टेड एंटिटी है तो फॉलोइंग शेल बी डीम्ड to be related. One is
its directors its employees and its nominees। तो ये भी एक ध्यान में रखना चाहिए। जस्ट हैव राइट इट डाउन। तो ये दो चीज देखी। चलो अब इससे रीड करते हैं नोट्स में से। नोट्स नोट्स where the chairperson of board of chairperson is a non-executive director एंड दूसरा वो कोई भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। तो अच्छा की बुरा, ये चेयरपर्सन कैसा होगा? अच्छा होगा। अच्छा इन द सेंस वो हमेशा कंपनी के हित के बारे में सोचेगा। तो तब अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मात्रा कम होगी तो चलेगा। तो जैसे एटलीस्ट 1/3 shall be independent। राइट फ्रेंड्स, वापस एक बार वो सी वाला पॉइंट पढ़ना बराबर से खास। પછી डी वाला पॉइंट है where the listed entity does not have a regular non-executive chairperson। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हुआ। तो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन तो ऑलरेडी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में होगा, तो हमेशा कंपनी के हित के सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में भी सोच सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में शायद से ही सोचे। तो तब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मात्रा क्या होनी चाहिए? ज्यादा, बिकॉज जितना रिस्क ज्यादा उतनी मात्रा ज्यादा, राइट। तो फिर यहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मात्रा क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो एटलीस्ट हाफ शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो एटलीस्ट half shall be independent directors। and last E वाला पॉइंट is regular non-executive chairperson। वो है रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, बट वो या तो प्रमोटर है, या तो रिलेटेड टू एनी प्रमोटर है, या पर्सन ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजीशन है। तो इन दैट सिचुएशन वो इंसान भले नॉन एग्जीक्यूटिव है पर वो कोई भी तरीके से मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो रिस्क ज्यादा, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी क्या होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। तो एटलीस्ट हाफ शैल बी इंडिपेंडेंट। सो ये फ्रेंड्स हमने पूरा एकदम डिटेल में डायग्राम से देखा, तो आप एक बार देख लेना। और उसमें जब ये आता है रिलेटेड टू एनी प्रमोटर, तो फिर उन्होंने कहा है कि अगर हमारी कंपनी तो लिस्टेड ही है, उसका प्रमोटर अगर लिस्टेड हो तो उसके सारे डायरेक्टर्स सिवाय के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज एंड नॉमिनीज, एंड इफ प्रमोटर इज अनलिस्टेड तो उसके डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज एंड नॉमिनीज ये क्या मान लिए जाएंगे? डीम्ड टू बी रिलेटेड मान लिए जाएंगे।
सो दिस ऑल पॉइंट्स आर विथ रिस्पेक्ट टू कि एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। अब फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है एफ वाला पॉइंट, जो किसके बारे में बात करता है, देन इट टॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो दे से दैट, अब तो हमें ये ध्यान रखना, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टॉप 2000 listed entities with effect from 1st April 2020 shall comprise of not less than 6 directors। यानी उसमें मिनिमम 6 डायरेक्टर तो होने ही चाहिए टॉप 2000 लिस्टेड कंपनीज फ्रॉम 1st April 2020। चलो ये देखते हैं। फोर्थ पॉइंट आया, right, is with respect to minimum number of directors। Is listed entity covered in top 2000 companies yes and no। मिनिमम डायरेक्टर्स, मैक्सिमम डायरेक्टर्स। तो अगर वो 2000 में कवर्ड हो तो मिनिमम डायरेक्टर्स 6, मैक्सिमम 15। एंड अगर वो टॉप 2000 में कवर्ड ना हो तो मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। क्यों मिनिमम 3? सिंस पब्लिक, बिकॉज हम जानते हैं पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, मिनिमम 3, राइट। एंड यहां पे जब बात हो रही है, राइट, तो लिस्टेड कंपनी भले लिस्टेड तो है, लिस्टेड है तो पब्लिक है, तो पब्लिक में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आएंगे। और हमने आगे भी देखा था कंपनीज एक्ट में कि कंपनीज एक्ट के अंदर हमने ये भी देखा था कि अगर प्राइवेट कंपनीज हो तो फिर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ऑल दोज लिस्टेड कंपनीज व्हिच आर कवर्ड इन टॉप 2000 कंपनीज। फिर उन्होंने और एक बात की है, एक मिनट आप ये खाली लिख लो। तो फिर उन्होंने और 2 बातें की है जो मैं आपको बताता हूं। Now they also told with respect to non-executive director, that says no person shall be appointed or reappointed as non-executive director in listed company when he or she has attained the age of 75। जिन्होंने 75 इयर्स की एज को क्या कर लिया हो, अटेन कर लिया, राइट। तो उनको खास करके उनको
खास करके अपॉइंट नहीं करना चाहिए. बट देन दे से a person of 75 years age can be a non-executive director if first notice is served for appointing him, explanatory statement annexed to notice indicate the justification यानी reason for appointment. And third, special resolution is passed. अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो कौन सी? नोटिस, explanatory statement and special resolution is passed. If these three things are fulfilled, then in that situation, right, even a 75 years person can be appointed as a non-executive director. एंड फिर उन्होंने एक और चीज बताई है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड उसमें आता है कि भी चेयरपर्सन ऑफ कंपनीज की बात की गई. उन्होंने किसकी बात की है? चेयरपर्सन ऑफ कंपनीज की बात की है, राइट, कि हु शुड बी द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी. पहले ये आप लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि व्हाट दैट प्रोविजन इज. Moreover, friends, they have also given the provisions with respect to chairperson. कि भाई चेयरपर्सन कौन होना चाहिए लिस्टेड कंपनी का? तो चेयरपर्सन ऑफ टॉप $500 listed companies की बात है. तो दिस listed company in the sense top 500 listed companies, right? Listed companies shall ensure that chairperson of BOD shall be non-executive director. यानी जो नॉर्मल कंपनीज है उनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो भी चलेगा, पर इनका नॉन एग्जीक्यूटिव ही चाहिए. एंड नॉट बी रिलेटेड टू एमडी और सीईओ. यानी वो जो कंपनीज है, राइट, उनका जो एमडी है, सीईओ है, उसके साथ वो डायरेक्टर रिलेटेड होना चाहिए. सो एकदम अनकनेक्टेड पर्सन ही क्या बनना चाहिए? उस कंपनी का चेयरपर्सन होना चाहिए. पर ऐसा किसको फॉलो करना है? जो टॉप 500 कंपनीज है उनको. तो चलो फ्रेंड्स, ये भी खाली एक बार देख लेते हैं नोट्स में से. लेट्स सी दिस आल्सो. No listed entity shall appoint a person or continue the directorship of any person as non-executive director who has attained the age of 75 years. यानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 75 इयर्स तक कंटिन्यू कर सकता है. पर हाँ, अगर आप उसके बाद भी उसे कंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर नोटिस देनी होगी. नोटिस के साथ जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आता है उसमें जस्टिफिकेशन देना होगा कि ऐसा तो क्या रीजन है कि आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हो. एंड तीसरा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. Moreover, with effect from 1st April 2020, top 500 listed entities shall ensure that chairperson of board shall be
non-executive and non-related, right? And this requirement shall not apply to the listed companies which do not have identifiable promoters as per the shareholding pattern with stock exchanges. So ये सब बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक बात थी कंपोजिशन और उसकी, और आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम यहाँ तक ही रखते हैं, राइट? एक बेसिक्स तक रखते हैं, राइट? पर इसके बाद बहुत सारी चीजें जो हमने कल के लेक्चर से डिटेल में शुरू करनी है, तो आपका काम क्या है, बस देख लेना है और इतना आपको लर्न बाय हार्ट करना है विदाउट फेल. यू हैव टू लर्न बाय हार्ट दिस मच, एंड फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से पूरा डिटेल में कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.